नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्लास 9 का जो हमारा 6.2 है एक्सरसाइज, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक का सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता है हमारा हिंदी मीडियम का बैच जो चल रहा है, इसमें दोस्तों मैं जो है आपको क्लास 9th से लेकर 12 तक का मैथ पढ़ाता हूँ, जिसमें हर एक चैप्टर का हम सब सॉल्यूशन करवाते हैं। उसके पीडीएफ नोट हमारे टेलीग्राम जो चैनल है ऋषि क्लास है उससे प्रोवाइड किया जाता है। मंथली आपका टेस्ट होता है। तो दोस्तों, यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही दोस्तों हेल्पफुल होगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है, कह रहा है कि चित्र में दिया है दोस्तों, यदि पी समांतर किसके दोस्तों? पी समांतर दोस्तों एसटी है, पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू समांतर किसके है? एसटी के है। और दोस्तों पी क्यू आर इक्वल टू 110, मतलब 110 अंश है। और यहाँ पे दोस्तों आर एस टी की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? 130 दी है, ठीक है, 130 अंश दिया है। तो हमें दोस्तों कोड क्यू आर एस यानी इस कोड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम जो है एक रचना कर सकते हैं। यहाँ पे रचना क्या कर देंगे इसके लिए? यहाँ पे हम ऐसे इसको मिला देंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे हम ऐसे, ठीक है। एक कलर में थोड़ा सा चेंज कर लो इसको, ये हो जाएगा हमारा रेड कलर, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लेना है। यहाँ पे हम यहाँ पे एक ऐसे हम लाइन खींचेंगे, ठीक है, जो किसके समांतर होगा? पी क्यू के समांतर होगा, इस तरह से, ठीक है। ये आपका हो गया पी क्यू के समांतर एक हमने लाइन खींच दिया। और इस लाइन का नाम रख दीजिए, जैसे इसका नाम पी क्यू आर एस टी यू भी कर दीजिए। इसका नाम हम रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं, ये हो गया आपका U, ये हो गया आपका U, और ये हो गया आपका V, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पे हम कहेंगे दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो दिया है में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे दिया, ठीक है। दिया है, क्या दिया है इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। दिया है PQ समांतर किसके है? ST है। PQ रेखा जो हमारी PQ है वो समांतर किसके है? ST के है। इसके बाद और दिया, क्या दिया है? कोण, यहाँ पे कोण PQR, PQR की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 110 है, 110 अंश है। और क्या दिया है? और एक कोण और है जिसका मान दिया है, क्या नाम है उसका? कोण RST, RST की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? RST की वैल्यू 130 दी है, 130 अंश दी है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों? हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि कोण RST की वैल्यू क्या होगी? कोण RST की वैल्यू क्या होगी? कोण RST की वैल्यू कितनी होगी, ये हमको फाइंड करना है। यानी ये वाला जो कोण है हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्यू आर जो है यस है, टी नहीं है, ठीक है। क्यू आर एस है, ठीक। तो इसको हम यस लिख देते हैं, क्यू आर एस। यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका क्यू आर एस, क्यू आर एस, ठीक है। क्यू आर एस की वैल्यू हमें बतानी है। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है बिंदु, संकेत दिया आर से होकर एसटी के समांतर, आर से होकर एसटी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो यहाँ हम लिखेंगे रचना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे रचना। रचना में हम लिखेंगे, रचना में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों? एसटी के समांतर, एसटी समांतर यू वी एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा, ठीक है। ऐसे एक रेखा खींचा हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे उपपत्ति। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? उपपत्ति। उपपत्ति में हम कहेंगे चित्रानुसार,
चित्रानुसार में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे चित्रानुसार। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हम कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, चूंकि PQ समांतर जो है, PQ समांतर किसके, यष्टि के है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे PQ समांतर किसके है दोस्तों, PQ समांतर ST है। PQ समांतर किसके है, ST है। और यहाँ पे दोस्तों यष्टि के समांतर हमने रचना किया है, क्या है, U और V है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे PQ भी समांतर हो जाएगा, PQ भी समांतर हो जाएगा U V की हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, ये दिया है, ये कैसे हुआ है, ये दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया है। इसके बाद यहाँ पे यष्टि समांतर UV हमने कैसे किया है, रचना से किया है, और यहाँ पे दोस्तों ये समांतर इसके हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे चूंकि यहाँ पे क्या है दोस्तों, चूंकि अभी देखिए यहाँ पे PQ समांतर किसके है, PQ समांतर UV हो गया। तो यहाँ पे ये वाला जो कोड है, ठीक है, ये कोड क्या है, कोड PQR, कोड PQR प्लस, ठीक है, कोड PQR प्लस ये वाला कोड, इस कोड का क्या नाम है, कोड U, कोड QRU कह दीजिए या URQ कह दीजिए। तो कोड QRU, कोड QRU, इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो है यहाँ पे दो समांतर रेखाओं को ये रेखा प्रतिच्छेदित करती है, और हमें पता है जो छेदी रेखा होती है उसके एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो इन दोनों को कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश, यानी कोड PQR प्लस कोड दोस्तों QRU, इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू हमें पता है 110 है, 110 अंश है, तो कोड QRU की वैल्यू इक्वल टू 180 हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों कोड QRU की जो वैल्यू हो जाएगी वो 180 से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे ये प्लस में उस साइड जाएगा माइनस, यहाँ से घट के ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 70 डिग्री आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 70 डिग्री आ जाएगी, 70 अंश आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला जो है एंगल निकल गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी तरह से ये एंगल भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे दोस्तों, क्या है हमने लिखा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम लिखेंगे कोड दोस्तों RST, ठीक है, कोड RST प्लस कोड SRV, कोड यहाँ पे हम लिखेंगे कोड RST प्लस दोस्तों कोड RST, और प्लस क्या दोस्तों, कोड RST प्लस कोड दोस्तों कोड SRV, कोड SRV इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है दोस्तों प्रतिच्छेदी रेखा के प्रतिच्छेदी, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रतिच्छेदी, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा के एक ओर के अंतःकोण है, एक ओर के अंतःकोण है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अंतःकोण है, ठीक। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम क्या कहेंगे, इसके बाद हम ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम कहेंगे कोड RST की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, कोड RST की वैल्यू हमारी दी है, कितनी दी है दोस्तों, 130 अंश दी है। ठीक है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, यही है हमारा फिगर। ठीक है, यहाँ पे कोड RST की वैल्यू 130 अंश है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पे प्लस कोड दोस्तों SRV इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कोड SRV की वैल्यू हो जाएगी जो, वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 180 से आप जो है इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
130। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे हमें दोस्तों दोनों कोणों का मान ज्ञात हो गया। हमें किस किस कोण का मान ज्ञात हो गया, हमें यहाँ पे दोस्तों इस कोण का मान ज्ञात हो गया और इस कोण का भी मान ज्ञात हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हमें पता है, एक जब ये क्या है, एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन बन रही है, तो एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, जो ये हमारी लाइन है वो क्या है दोस्तों, क्यू आर एस है, हमें फाइंड करना है। यहाँ पे क्यू आर यू, यहाँ पे हम कहेंगे दोस्तों क्यू आर यू। ठीक है, यहाँ पे हम कहेंगे अब कोड क्यू आर यू प्लस दोस्तों क्यू आर एस प्लस कोड क्यू आर एस प्लस दोस्तों इस कोड का क्या नाम है, कोड एस आर यू वी, यस आर वी इक्वल टू 180। ये कैसे हुआ है, लीनियर पेयर एंगल से। ठीक है, रेखीय है, ये सब क्या है, रेखीय है। हमें पता है एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। अब क्या करना दोस्तों, क्यू आर यू की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 70 डिग्री आई है, प्लस कोड क्यू आर एस की वैल्यू हमें नहीं पता है, प्लस कोड दोस्तों यस आर यू की वैल्यू कितनी है, 50 है। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 180, और इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको हम दोस्तों ये दोनों प्लस में उस साइड जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कोड क्यू आर एस इक्वल टू हो जाएगा 180 सब्ट्रैक्शन यहाँ पे 120 हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों कोड क्यू आर एस की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 60 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, मतलब इसमें कंसेप्ट आपको अगर आएगा तो दोस्तों आप क्वेश्चन बहुत इजी वे में लगा देंगे। जैसे कि इसमें क्या हुआ है, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं। यहाँ पे दोस्तों आपको पता है ये कोण हमारा 110 अंश है, इस कोण की वैल्यू नहीं पता, तो ये दोस्तों जब 110 है तो ये दोनों समांतर रेखाएं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 70। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। सेम यहाँ पे ये दोस्तों 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50। और हमें पता है दोस्तों एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। और यहाँ से दोस्तों जो है इन दोनों को जोड़कर इसको 180 से सेपरेट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई, 60 अंश आ गए। तो बहुत इजी वे में दोस्तों इसको आप लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है चित्र में। ठीक है, चित्र में ए बी समांतर सी डी है। ए बी के समांतर क्या है दोस्तों, ये जो लाइन है ए बी के समांतर सी डी है। इसके बाद दोस्तों कोण ए पी क्यू की वैल्यू 50 अंश है, इस कोण की वैल्यू 50 अंश है। इसके बाद दोस्तों कोण पी आर डी की वैल्यू, इस कोण की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 127 अंश है। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन इजी है, हम लिखेंगे दिया है, हम क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है, दिया है में क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया है में हम लिखेंगे ए बी समांतर किसके है, सी डी। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है में वही चीजें लिखी जाती है जो बुक में लिखी रहती है, ए बी समांतर सी डी और कोण ए बी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री 50। ठीक है, 50 अंश दिया है ऐसे। तो ये दोस्तों आपका ये हो जाएगा 50 डिग्री, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है कोण पी आर डी इक्वल टू, कोण पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। ठीक है, 127 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 127 अंश हो गया। तो हमें दोस्तों x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे चित्रानुसार या बाय फिगर। तो यहाँ हम देखते हैं दोस्तों चित्रानुसार, यहाँ पे आप चित्रानुसार भी लिख सकते हैं या जो है बाय फिगर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये गिवन का इंग्लिश होता है दोस्तों, ये दोस्तों दिया है का इंग्लिश क्या हो जाएगा, गिवन। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे गिवन, और ये पैरेलल होता है, ये दोस्तों आप लिख देंगे बाय फिगर।
ऐसा भी, ठीक है, बाई फिगर चित्रानुसार, ठीक है, ऐसा भी लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे x और y के वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे दिया है ए बी समांतर किसके दोस्तों, ए बी समांतर हमारा सी डी है, तो यहाँ पे ये वाला जो कोण होगा, ये वाला, इस कोण की क्या होगा, एकांतर कोण हो जाएगा। यानी दोस्तों हम लिखेंगे कोण ए पी क्यू, कोण दोस्तों ए पी क्यू जो है यहाँ पे हम लिखेंगे, और ये वाला जो कोण है एकांतर इसके है, तो पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर है किसके दोस्तों, कोण ए पी क्यू की। ए पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 50 अंश है, ए पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 50 अंश है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों पी क्यू आर है, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 50 अंश है। अब यहाँ पे दोनों बराबर कैसे हुए हैं, एकांतर कोण से। कैसे बराबर हुए हैं दोस्तों, एकांतर कोण से, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एकांतर कोण से, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया हमारा 50 अंश। अब दोस्तों हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कहेंगे दोस्तों, जब ए बी समांतर सी डी है और यहाँ पे पी आर एक तिर्यक रेखा है, चूंकि यहाँ पे ए बी समांतर सी डी है, और दोस्तों तथा दोस्तों क्या है, पी आर एक क्या दोस्तों, एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, रेखा है, इसलिए यहाँ दोस्तों कोण ए पी आर, ठीक है, कोण ए पी आर एकांतर कोण होगा दोस्तों, कोण पी आर डी, कोण पी आर डी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दोस्तों 127 अंश दी है, और यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो कोण है ए पी क्यू ए पी आर, इसमें दो कोण इंक्लूड है, एक 50 प्लस वाई, तो यहाँ पे हम 50 प्लस वाई लिख देंगे, और यहाँ पे दोस्तों 50 प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, और 127 से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, और यहाँ से आपका जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 7, यानी 77 डिग्री हो गया हमारा वाई की वैल्यू, ठीक है, और यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री, और वाई की वैल्यू 77 डिग्री, 77 अंश आ गया। तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, केवल आपको एकांतर कोण जानना है। एकांतर कोण आप सबको पता है, जैसे एकांतर कोण कहते हैं किसको है दोस्तों, ऐसे कोण जो विपरीत प्रकृति के होते हैं, जैसे यहाँ पे ये कोण, ठीक है, ये कोण संगत कोण हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि समान प्रकृति के हैं। बट यहाँ पे दोस्तों ये वाला कोण और ये वाला कोण, देखिए ये वाला कोण इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला कोण इस डायरेक्शन में जा रहा है, अर्थात ऐसे कोण जो विपरीत प्रकृति के होते हैं उसे हम एकांतर कोण कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ जेड शेप बनता है, एकांतर जो कोण होता है इसमें जेड शेप ऐसे बनता है, तो ये हमारा एकांतर कोण होता है। तो यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर हो गया, तो इसके लिए ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। यहाँ पे दोस्तों ये वाला कोण इस कोण के इक्वल हो जाएगा, क्यों, ये y है दोस्तों, ये y है और ये x है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये वाला कोण इस कोण के एकांतर 50 प्लस y बराबर 127 डिग्री के हो जाएगा, और यहाँ से दोस्तों y की वैल्यू आप ऐसे फाइंड कर देंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझना है। किसका कंसेप्ट समझना है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, चित्र में PQ और RS दो दर्पण है, मिरर का जिक्र हुआ है ना, दर्पण का। तो दोस्तों PQ और RS दो दर्पण है, मिरर है, जो एक दूसरे के समांतर पैरेलल रखे गए हैं। एक जो है आपतित किरण होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंस रे है, तो यहाँ पे आपतित किरण है AB, दर्पण PQ से B पर यहाँ पे क्या करती है, AB आती है और B पर PQ को बिंदु B पर क्या करती है, टकराती है, और परावर्तन के पश्चात दोस्तों जो है RS से C पर टकराती है, और यहाँ से जो है BC दोस्तों यहाँ टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, और BC पर चलकर ये दोस्तों BC RS को दोस्तों C पर क्या करती है, टकराती है, और तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए AB समांतर CD हो। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यानी एक किरण है AB जो PQ को बिंदु B से टकराती है, और टकराने के बाद ये BC जाती है, ये BC रे परावर्तित होकर जाती है, और ये जो BC किरण आ रही है वो दोस्तों RS के लिए आपतित किरण होगा, और यहाँ से टकराने के बाद परावर्तित होकर CD
सीधी मतलब ये जो रेखा है परावर्तन के पश्चात ऐसे चली जा रही है, तो ये आपकी होगी। तो दोस्तों ये आपका कौन सा किरण है दोस्तों, यह है आपका आपकी आपतित किरण है। देखो दोस्तों क्या है, आपतित किरण है, ठीक है। जो आने वाली किरण रहती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण हो गया। और ये जाने वाली जो किरण है ये वाली, ये आपकी क्या है, परावर्तित किरण है, ठीक है। ये आपकी क्या है दोस्तों, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है ऐसे, ठीक है। ये आपकी परावर्तित किरण है। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इसमें फिजिक्स का जो है, ये फिजिक्स का टॉपिक है तो उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे आप जब क्लास 10th में जाएंगे तो वहाँ पे एक चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है दोस्तों, क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो दोस्तों यहाँ पे परावर्तन का जिक्र है, ठीक है, अपवर्तन का जिक्र नहीं। तो मैं आपको परावर्तन के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, ऐसे कोई प्रकाश की किरण रहेगी और यहाँ पे कोई दर्पण है या कोई चिकना तल है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरेगी तो वह परावर्तित होकर दोस्तों उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। और प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये आई किरण, ठीक है, ये वाली लाइन ऐसे आई, ठीक, और यहाँ से ये आपतित किरण हो गई। और परावर्तन के पश्चात ये आपका मिरर है, ठीक है, ये आपका क्या है, मिरर, दर्पण, ठीक है। और परावर्तन के पश्चात ये ऐसे यूं चलेगी, ठीक है, यहाँ पे ये चलेगी। तो ये दोस्तों आपकी आपतित किरण हो गई। इस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। ये आपकी जो है आपतित किरण हो गई। और दोस्तों ये क्या होगी, आपकी परावर्तित किरण होगी, ठीक है। ये आपकी जो है परावर्तित किरण होगी, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हम एक अभिलंब डालेंगे। जैसे यहाँ पे एक हम क्या डालेंगे दोस्तों, अभिलंब डालेंगे, ठीक है, अभिलंब ऐसे करके खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये दोस्तों क्या होता है, इसको हम मान लेते हैं, ये आपका जो है दोस्तों हो गया ओ, ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया ओ, और ये दोस्तों हो गया पी, ठीक है, पी ओ पी। आइए दोस्तों ओ पी ओ क्यू कर दीजिए इसको, ओ क्यू, और इसको यन कर दे रहे हैं, ठीक है, ये यन हो गया। और यन क्या है दोस्तों, ये आपका अभिलंब है। ये क्या है दोस्तों, अभिलंब, इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, ये अभिलंब है, ठीक है, ये आपका क्या है, अभिलंब है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो हमारे जो मेन जो काम है, अभी हमने आपको बताया नहीं कि क्या इससे हमको सीखना है, किसका यूज यहाँ पे होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, इसके दो नियम होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला नियम इसका क्या होता है दोस्तों, पहला नियम इसका ये होता है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, और उसके बाद दोस्तों आपतित किरण, उसके बाद दोस्तों क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों दोस्तों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, ठीक है। दूसरा नियम इसका क्या है, जो इसका आपतन कोण होता है, आपतन कोण यानी आई, जिसको आई से डिनोट करते हैं, ये हमेशा जो है परावर्तन कोण, ये आपका परावर्तन कोण है आर, ठीक है। जो ये आपकी जो आपतन कोण होगा ये सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो है दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। इसके दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के, ये प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, परावर्तन, ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, हमने बताया आपको कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आपतित किरण आ रही है, परावर्तित किरण जा रही है, तो और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही तल में है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों दोस्तों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है दोस्तों, आपतन कोण आई,
परावर्तन कोण आर की सदैव क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। ठीक है, यानी जो पहला नियम हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो दोस्तों आपतन कोण होता है, जैसे जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी आई बराबर हमेशा क्या होता है, आर के होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये आप कंसेप्ट सीखेंगे तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजी वे में लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों थोड़ा सा अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो समझ में भी कम आने का चांस है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। तो दोस्तों जो हमारा कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया इससे। अब हम आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों दिया क्या है, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया है। दिया क्या है, दिया है PQ और RS दो दर्पण है। ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर, यानी PQ समांतर किसके हैं दोस्तों, RS के हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों PQ समांतर RS है और जो है आपतित किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है, ऐसा भी आपको लिखना है तो लिख दीजिए। इसके बाद दोस्तों AB जो है दर्पण PQ से B पर टकराती है, परावर्तित किरण जो है BC पर चलकर दर्पण के RS से C पर टकराती है। ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे आपतित किरण समांतर है तथा आपतित किरण, यहाँ पे हम लिखेंगे तथा आपतित किरण दोस्तों AB। ठीक है, आपतित किरण AB है तथा परावर्तित किरण, ठीक है, AB। ठीक है, परावर्तित किरण, अब देखिए इस दर्पण के लिए परावर्तित किरण तो BC हो जाएगा और इस दर्पण के लिए ये जो है आपतित किरण होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पे आपतित किरण AB, यहाँ पे हम और थोड़ा सा लिख देते हैं भाई इसको अच्छे से। यहाँ हमारा AB हो गया तो इसको हम AB लिख देते हैं, AB। अब देखिए दर्पण, यहाँ पे हम लिखेंगे दर्पण, क्या दर्पण पर, दर्पण PQ से, ठीक है, PQ से B पर टकराती है। कहाँ टकराती है, B पर टकराती है। ठीक है, B पर टकराती है, ऐसे हम पूरा लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद टकराती और परावर्तित किरण पथ, परावर्तित किरण पूरा आपको लिख देना है जो भी दिया है। ठीक है, परावर्तित किरण ऐसे आप लिख देंगे। परावर्तित किरण दोस्तों पथ BC पर चलकर, पथ BC पर चलकर RS से दर्पण RS से C पर टकराती है। C पर दोस्तों क्या होती है, टकराती है। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे टकराती है। ठीक, इसके बाद दोस्तों पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, तो उतना लिखना नहीं है, इतना हो गया। सिद्ध करना है दोस्तों, यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है दोस्तों AB समांतर किसके होगा दोस्तों, AB समांतर CD होगा। ठीक है, AB समांतर क्या होगा दोस्तों, CD होगा। ठीक है, AB समांतर किसके होगा दोस्तों, AB समांतर हमारा CD के होगा, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम रचना करेंगे। यहाँ पे हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, व्हाइट नहीं लेना है। ठीक है, रेड ले रहे हैं। यहाँ पे हम दोस्तों रचना करेंगे कि यहाँ पे हमने अभिलंब खींचा और यहाँ से ऐसे हमने अभिलंब खींचा। ठीक है, इसको ऐसे यहाँ मिला दे रहे हैं और इसको दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ मिला दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मिला दे रहे हैं। इसको हमने नाम दे दिया, ये दोस्तों ABCD हो गया, इसको हमने नाम दे दिया E। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया E, ये हमारा E हो गया और ये लाइन हमारी F हो गई। ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे हमने रचना कर दिया। ठीक है, रचना आप ले लेंगे। ठीक है, BE, ठीक है, दो अभिलंब B और CF। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे रचना
रचना हमने क्या किया दोस्तों, रचना में हम लिखेंगे BE तथा CF दो अभिलंब खींचे, अभिलंब खींचा जो परस्पर समांतर है, जो परस्पर क्या है दोस्तों, समांतर है, ठीक है, समांतर है, ऐसा हो जाएगा। देखिए ये दोनों जब सीधे सीधे जा रहे हैं तो इनके बीच की दूरी समान होगी, तो यानी ये दोनों समांतर होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जब ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा कोण बनेगा, आपतन कोण, ये बनेगा क्या दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा हमारा आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा, यानी ये दोस्तों आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों जब ये इसके लिए जो ये दर्पण है RS, इसके लिए BC आपतित किरण हो जाएगी, तो यहाँ पे दोस्तों ये आई है, I1 कर दीजिए, इसको R1 कर दीजिए, इसको दोस्तों I2 कर दीजिए, और इसको दोस्तों R2 कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक, ये आपका R2 हो गया। तो यहाँ पे ऐसे कोण बन रहे हैं। अब हम दोस्तों कहेंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ दोस्तों लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखना है दोस्तों, उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति में हम लिखेंगे दोस्तों चित्रानुसार, ठीक है, उपपत्ति में हम लिखेंगे दोस्तों चित्रानुसार। चित्रानुसार में हम कहेंगे दोस्तों, क्या कहना है हमको, ये दोस्तों आपका क्या है, अभिलंब है, इसको आप जानते ही हैं, ये क्या है आपका अभिलंब है, और यहाँ परावर्तन का रूल आप जानते ही हैं। यहाँ पे हम कहेंगे चित्रानुसार कोण I1 बराबर किसके दोस्तों, R1 के है, ठीक है, I1 बराबर किसके है दोस्तों, R1 के है। और यहाँ पे दोस्तों दूसरा दोस्तों I2 बराबर किसके है, I2 बराबर किसके है, R2 के है। ये कैसे हुआ दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, यहाँ पे हो जाएगा परावर्तन के नियम से, इसको समीकरण हम 1 बना देंगे, परावर्तन के नियम से, ठीक है, यहाँ पे परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, यहाँ पे दोस्तों जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, तो यहाँ पे I1 बराबर R1 हो जाएगा। अब दर्पण RS के लिए दोस्तों BC क्या है, आपतित किरण है, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों दर्पण PQ के लिए BC क्या है, परावर्तित किरण है, तो यहाँ पे दोस्तों BC आपतित किरण है, CD परावर्तित किरण है, तो यानी I2 बराबर R2 हो गया, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अब दोस्तों हम जानते हैं चूंकि जो BE है वो किसके समांतर है, CF के समांतर है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज में हम कहेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पेज में हम दोस्तों कहेंगे, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, नेक्स्ट पेज में हम कहेंगे दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट पेज में जैसे आपको पता है प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है उसमें दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण, पहला जो नियम है, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो नियम है दोस्तों वो क्या है, दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया कि I1 बराबर दोस्तों R1 और दोस्तों I2 बराबर R2। अब दोस्तों यहाँ पे हम कहेंगे चूंकि हमारा जो BE है वो किसके बराबर है, समांतर है, CF के समांतर है, ठीक है। और दोस्तों क्या है, और यहाँ पे जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और इनको दोस्तों कौन सी रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, इनको दोस्तों BC रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, तो हम कहेंगे यहाँ पे अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब चूंकि दोस्तों BE समांतर किसके है, CF है, ठीक है, तथा BC एक तिर्यक रेखा है। ये क्या दोस्तों, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ऐसे हम लिख देंगे रेखा, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे R जो है क्या है दोस्तों, R1 है, ठीक है, R1 बराबर हो जाएगा I2 की, R1 बराबर क्या हो जाएगा, I2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे दोस्तों इसके दोनों पक्षों में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे, या तो आप और भी इसका लगाने का तरीका है दोस्तों, इसको हम समीकरण 1 बना दें, फिर आगे हम जो है सॉल्व करें, तो ऐसा भी आप कर देंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इजी मेथड बताता हूँ। यहाँ I1 बराबर I2 के I2 के हो जाएगा, और यहाँ पे हम दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में हम जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों पक्षों में जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2R1 बराबर 2I2, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 2R1 है, यानी जो है इसको हम R1 प्लस R1 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों R1 प्लस R1 लिख सकते हैं, और इसको दोस्तों I2 प्लस I2 लिख सकते हैं। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो वही 2R1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 दोस्तों क्या आ जाएगा, I2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमें पता है जो R1 है वो किसके बराबर है दोस्तों, हमने समीकरण 1 में लिखा R1 हमारा किसके बराबर है, I1 के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों, I1, तो R1 के स्थान पे हम I1 भी दे सकते हैं, यहाँ पे R1 को ऐसे लिख दे रहे हैं, इक्वल टू दोस्तों जो I2 है हमारा ऐसे रहने देते हैं। I2 किसके बराबर है दोस्तों, R2 के बराबर है, तो यहाँ पे दोस्तों I2 के स्थान पे R2 हम लिख देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमारा I1 और R1 है, I2 और प्लस दोस्तों क्या है, R2 है। यहाँ पे ये दोनों क्या है दोस्तों, ये देखिए आप, ये कौन से कोड हैं, इनको आप जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो है दोस्तों I1 और R1 यानी कोड A B C बना देगा, और यहाँ पे दोस्तों कोड जो है I2 और R2 कोड B C D बना देगा। A B C बराबर दोस्तों कोड B C D के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कोड A B C, इसको हम क्या लिखेंगे, कोड A B C बराबर कोड दोस्तों B C D, ठीक है। जो दोस्तों कौन सा कोड है, जो एकांतर कोड है, जो कौन सा कोड है दोस्तों, जो एकांतर कोड है। और एकांतर कोड बराबर कहाँ होते हैं दोस्तों, एकांतर कोड है, ठीक है। एकांतर कोड बराबर कहाँ होते हैं, जहाँ रेखाएं समांतर होती हैं। इसलिए दोस्तों अतः क्या हो जाएगा, अतः AB समांतर हो जाएगा CD, जो हमें क्या करना था दोस्तों, सिद्ध करना था। तो बहुत इजी वे में आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको अच्छे से फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे दोस्तों क्वेश्चन इजी है, लेकिन कंसेप्ट यदि आपको समझ में आएगा तो दोस्तों यहाँ पे है ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। इसमें इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों प्रकाश का परावर्तन आपको हमने पहले ही बता दिया। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है दोस्तों, ठीक है। परावर्तन के 2 नियम है, जिसमें से जो दूसरा नियम है दोस्तों कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो वही रूल लगेगा। ए बी आपतित किरण है, बी सी परावर्तित किरण है। यहाँ पे बी हमने अभिलंब खींचा है, और यहाँ पे दोस्तों आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी जो हमारा ये दोस्तों I1 है इसको हम आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और जो R2 है, R1 है, इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो दोस्तों जो R1 है वो R2 के बराबर है, यहाँ पे हमने कह दिया। और यहाँ पे दोस्तों जो I2 है वो R2 के बराबर हो जाएगा। कैसे, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। और यहाँ पे दोस्तों हमने जब रचना किया है कि जो ये B है और दोस्तों क्या है, CF है, ठीक है। इसको हमने जो है 2 अभिलंब खींचा। अभिलंब दोस्तों यहाँ पे 90 अंश का बनेगा, ठीक है, एकदम सीधा रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों जब ये भी एकदम सीधा, ये भी एकदम सीधा, यानी जो दोस्तों दोनों के बीच की दूरियां क्या है, बराबर है, तो दोनों एक समांतर रेखा हो जाएंगे। तो BE समांतर CF हो जाएगा। और हमें पता है जब दोनों समांतर रेखाएं, तो यानी ये जो कोण है R1 ये I2 के बराबर हो जाएगा। कैसे, एकांतर कोण से। और दोस्तों यहाँ 2 से हम गुणा कर देंगे इसके दोनों पक्षों में, जैसे हमने आपको करके बताया है। जब दोनों पक्षों में इसके हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2R1 हो जाएगा, 2I2, और दोनों को हम लिख सकते हैं दोस्तों R1 प्लस R2, I2 प्लस I2। और दोस्तों R1 I1 के बराबर है, और यहाँ पे दोस्तों I2 R2 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, कोड ABC बराबर हो जाएगा कोड BCD, ठीक है। जो कैसे कोण है, जो एकांतर कोण है। और एकांतर कोण बराबर कहाँ होते हैं, जहाँ रेखाएं समांतर होती हैं। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो इसको दोस्तों लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।